हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी के राज्य के संबंध में विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके राज्य संबंधी क्या विचार थे तथा उनका आदर्श राज्य जिसे राम राज्य कहा गया है के बारे में अध्ययन करेंगे। समाज में राज्य के स्थान के संबंध में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में अत्यधिक मतभेद रहा है। इस संबंध में आदर्शवाद जैसी कुछ विचारधाराओं के द्वारा तो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को साध्य रूप में स्वीकार कर लिया गया है, किंतु गांधी जी राज्य को इतना अधिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं है और उनके अनुसार व्यक्ति साध्य तथा राज्य एक साधन मात्र है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई, न कि मनुष्य की राज्य के लिए। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र मानते थे। गांधी जी द्वारा राज्य की सत्ता का विरोध किए जाने के प्रमुख रूप से निम्न कारण दिए जा सकते हैं। दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी का विचार है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर निर्भर है, लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है कि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड के वह और कानून की शक्ति से बाधित कराना चाहता है। सेकंड है, इसमें गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और राज्य एक हिंसा मूलक संगठन है। इस कारण भी उनके द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। थर्ड है, इसमें राज्य का बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र व्यक्ति में स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसमें अब नेक्स्ट है गांधी जी। गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। कोई कहता है कि जो गांधी जी थे वो अराजकतावादी दार्शनिक अराजकतावादी नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने कुछ जो विचार जो थे वो क्रोपोटकिन और टॉलस्टॉय के विचारों से वो प्रभावित थे, इसलिए उनके दर्शन में कुछ दार्शनिक अराजकतावादी तत्व भी आ गए थे। राज्य के संबंध में गांधी जी की विचारधारा अराजकतावादी दार्शनिक क्रोपोटकिन और विशेष रूप से दार्शनिक अराजकतावादी टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित है तथा गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। गांधी जी ने नैतिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक तीनों दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य की कटु आलोचना की है। गांधी जी राज्य को एक ऐसी हिंसक संस्था मानते हैं जिसका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना है। राज्य के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है तो राज्य को ही समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उसे व्यक्ति रूपी पुस्तक का अंतिम अध्याय रहना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने राज्य के संबंध में कहा था। गांधी जी ने एक जगह स्वयं कहा था कि राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए गांधी जी ने राज्य के प्रभाव और शक्ति को कम से कम करने का प्रयत्न किया है, जिससे राज्य सत्ता के होते हुए भी व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इस संबंध में गांधी जी के द्वारा 3 सुझाव दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सुझाव है वो राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का है। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका अभिप्राय यह था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिए जाने चाहिए। उनका कहना था कि सत्ता का केंद्रीकरण सदैव ही हानिकारक होता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की सत्ता पर एक अधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट के द्वारा उनके साधनों का प्रयोग
अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिसे रोकने का एकमात्र उपाय सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सकता है। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र से स्वावलंबी गांवों का चित्र उपस्थित होता है। उन्होंने एक जगह कहा था कि मेरे ग्राम स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो, अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए या अपने पड़ोसियों पर निर्भर ना रहे। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पन्न करना। गांव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन और पाठशाला भी होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अंतिम कक्षा तक अनिवार्य होगी। यथासंभव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। गांव का शासन 5 व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा। पंचायत ही गांव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी व न्यायपालिका सभी कुछ होगी। नेक्स्ट है राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम। राज्य सत्ता की बुराइयों को दूर करने के लिए उनका दूसरा सुझाव यह था कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र वह न्यूनतम होना चाहिए। उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। थर्ड है इसमें राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मात्र मानते थे और इस कारण उनके द्वारा राज्य के प्रभुत्व सिद्धांत का खंडन किया गया है। वे हीगल या अन्य सर्वाधिकारवादियों की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्ति राज्य की प्रत्येक आज्ञा माने। उनका कथन था कि राज्य जनता की भक्ति का हकदार तभी हो सकता है जबकि वह जनता के कल्याण की दिशा में आगे बढ़े और जनशक्ति पर आधारित हो। गांधी जी ने स्वयं कहा है कि राजभक्ति का कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, वह तो एक पारस्परिक आदान प्रदान है। इसलिए जैसे ही राज्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, जनता पर अन्याय और अत्याचार करने लगता है और ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जो व्यक्ति के अंतःकरण के विरुद्ध हो, तो वह जनता की भक्ति प्राप्त करने का अधिकार खो बैठता है। ऐसी स्थिति में जनता का न केवल अधिकार वरन कर्तव्य हो जाता है कि उसके द्वारा राजसत्ता का विरोध किया जाए। नेक्स्ट है इसमें गांधी जी का आदर्श समाज क्या था, जिसे अहिंसात्मक समाज कहा गया है या फिर हम कहें कि राम राज्य कहा गया है। गांधी जी के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत ही गांधी जी द्वारा चित्रित आदर्श राज्य, जिसे वे राम राज्य कहते थे, की रूपरेखा यहाँ दी गई है। राम राज्य शब्द, इसका शाब्दिक जो अर्थ है वह है रामचंद्र जी का राज्य, अर्थात राजा रामचंद्र के समय और आज की स्थिति में अवस्था और कला का एक लंबा भेद होने के कारण राम राज्य आज की स्थिति में व्यवहारिक नहीं हो सकता। लेकिन जो गांधी जी ने जो कल्पना की थी वो राम राज्य के समान ही उन्होंने की थी। उनके राम राज्य का जो अर्थ था, गांधी जी ने जो उस समय लगाया था, वो एक आदर्श व्यवस्था से लगाया था। इस संबंध में यह बात भी स्मरणीय है कि गांधी जी ने भी प्लेटो के समान 2 आदर्शों का वर्णन किया है कि पूर्ण आदर्श और उप आदर्श। उनकी पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन गांधी जी यथार्थवादी थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि मानव स्वभाव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्ण आदर्श की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए उनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण से उप आदर्श की कल्पना की गई है और गांधी जी के आदर्श समाज या राज्य के रूप में हमारे द्वारा उनके उप आदर्श का ही अध्ययन किया जाता है। उनके उप आदर्श समाज या उनके आदर्श राज्य की कई विशेषता हैं जो निम्नानुसार मैं बताना चाहूँगी। अहिंसात्मक समाज, गांधी जी अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारते हैं। गांधी जी के इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व रहेगा और पुलिस, जेल, सेना तथा न्यायालय आदि शासन की बाध्यकारी सत्ताएं भी होंगी। फिर भी यह इस दृष्टि से अहिंसक समाज है क्योंकि इसमें इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीड़ित करने के लिए नहीं
वरन उनकी सेवा करने के लिए किया जाएगा। सेकंड है शासन का रूप लोकतांत्रिक। गांधी जी के आदर्श समाज में शासन का रूप पूर्णतया लोकतांत्रिक होगा। जनता को न केवल मत देने का अधिकार प्राप्त होगा, वरन जनता सक्रिय रूप से शासन के संचालन में भी भाग लेगी। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी संभव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। थर्ड, विकेंद्रीकृत सत्ता। गांधी जी के आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण विकेंद्रीकृत सत्ता है। गांधी जी संपूर्ण भारत में प्राचीन ढंग के स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्राम समाजों की स्थापना करना चाहते थे, जिसका आधार ग्राम पंचायतें होंगी। विकेंद्रीकरण को और अधिक सफल बनाने के लिए गांधी जी ने सुझाव दिया था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन ग्राम के ऊपर जो भी प्रशासनिक इकाई हो, जैसे प्रादेशिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार आदि के विधानमंडलों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण। गांधी जी के आदर्श राज्य में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी विकेंद्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया गया है। विशाल तथा केंद्रीकृत उद्योग लगभग समाप्त कर दिए जाएंगे और उनके स्थान पर कुटीर उद्योग धंधे चलाए जाएंगे। उन मशीनों का तो प्रयोग किया जा सकेगा जो व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होंगी, किंतु मशीनों को मानवीय श्रम के शोषण का साधन नहीं बनाया जाएगा। हर गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। नेक्स्ट, इसमें नागरिक अधिकारों पर आधारित महात्मा गांधी जी का जो राम राज्य है वह राज्य स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों पर आधारित होगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। इस समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, वर्ण और लिंग आदि भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है निजी संपत्ति का अस्तित्व। गांधी जी के आदर्श राज्य में निजी संपत्ति की प्रथा का अस्तित्व होगा, किंतु संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं वरन समस्त समाज के कल्याण के लिए करेंगे। वे ये समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो संपत्ति है उसका वास्तविक स्वामी समाज ही है और समाज के द्वारा उन्हें इस संपत्ति का संरक्षक या ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य है। गांधी जी ने अपने आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भरण पोषण हेतु श्रम करना अनिवार्य किया था। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई को हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगा और बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, इसमें वर्ण व्यवस्था। गांधी जी का आदर्श समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। जैसे प्राचीन काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैसे ही गांधी जी का जो आदर्श समाज है वो 4 भागों में वर्णित होगा। प्रत्येक वर्ण वंश परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा, किंतु विविध वर्णों या वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे। किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। गांधी जी के आदर्श राज्य समाज में स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे और उनके आदर्श समाज में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं था। धर्मनिरपेक्ष समाज इस समाज में किसी एक विशेष धर्म को आश्रय प्राप्त नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सुविधाएं प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है गोवध निषेध। गांधी जी भारत जैसे राज्य में धार्मिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से गाय की रक्षा को बहुत अधिक
आवश्यक मानते थे, इसलिए उनके द्वारा अपने आदर्श समाज में गौ हत्या का निषेध किया गया है। मद्य निषेध अर्थात शराब नहीं पीना। मद्य और अन्य मादक पदार्थों का प्रयोग व्यक्तियों का चारित्रिक पतन करता है, अतः उनके आदर्श समाज में ना तो मादक वस्तुओं का उत्पादन होगा और ना ही उनकी बिक्री की जाएगी। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। गांधी जी के आदर्श समाज में गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में बुनियादी ढंग की स्वावलंबी पाठशालाएं होंगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसमें अंतिम है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति प्रिय। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करते थे। इस कारण उनका आदर्श राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार पर संबंध स्थापित करेगा। ये गांधी जी के आदर्श समाज या कहें राम राज्य या अहिंसात्मक समाज की कुछ विशेषताएं थी। गांधी जी इस तरह के राज्य को अपनाने के पक्ष में थे। वो गांधी जी राज्य को हिंसक संस्था के रूप में मानते थे, आवश्यक बुराई के रूप में मानते थे और कहते थे राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। इसीलिए गांधी जी राज्य को उत्पीड़न करने वाली संस्था के रूप में इसको मानते थे। इसीलिए वो आदर्श राज्य या फिर आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे।